विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ज्ञान सुधा। उस ज्ञान सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परीक्षा उपयोगी विषयों की जानकारी आपको विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है। उसी श्रृंखला में आज हम राजस्थान की बोलियां इस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थानागाजी, अलवर। सबसे पहले बात ये आती है, राजस्थान की बोलियां जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि राजस्थान क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि राजस्थानी की बोलियां, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत राजस्थानी को एक उपभाषा का दर्जा प्राप्त है और उपभाषा में कई बोलियां समाहित होती हैं, इसलिए हिंदी साहित्य के विद्यार्थी इसको राजस्थानी बोलियां भी कह सकते हैं और जो गैर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो इसको राजस्थान की बोलियां कह सकते हैं। तो राजस्थान की बोलियों का अर्थ है कि राजस्थान भूभाग में कितनी बोलियां बोली जाती हैं, उनके क्षेत्र क्या हैं, यही परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी एक विषय है, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए कौन कौन सी बोलियां हमारे राजस्थान में बोली जाती हैं, आइए देखें। जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थान की बोलियों को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले उन्होंने लिया पश्चिमी राजस्थानी को, जो राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कहलाती है, और इसका नाम उन्होंने दिया मारवाड़ी। इस मारवाड़ी में अन्य उसकी उपबोलियां भी शामिल हैं। दूसरा जो पूर्वी राजस्थान है उसके उन्होंने 3 भाग किए। पहला किया उत्तरी पूर्वी राजस्थान, जिसमें अलवर और भरतपुर शामिल है, जिसको उन्होंने मेवाती कहा। मेवाती के साथ उनकी अन्य उपबोलियां भी शामिल हैं। फिर मध्य पूर्वी राजस्थान, जिसमें मुख्यतः जयपुर का क्षेत्र आता है, इस बोली को उन्होंने ढूंढाड़ी कहा। और फिर उन्होंने दक्षिण पूर्वी राजस्थानी को मालवी व अन्य उसकी उपबोलियां कहा, और दक्षिणी राजस्थानी को उन्होंने निमाड़ी नाम दिया। हालांकि निमाड़ी अब राजस्थान के क्षेत्र से बाहर है, तो दक्षिणी राजस्थानी को हम मालवी मान सकते हैं। दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी राजस्थानी को हम मालवी के रूप अंतर्गत पढ़ेंगे और निमाड़ी उसकी एक उपबोली में। तो अब देखिए आप नक्शे में किस तरह से ये बोलियां आती हैं। और इसके साथ मोतीलाल मेनारिया ने दक्षिण राजस्थानी में ही एक बागड़ी बोली को और बताया है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में है। और मारवाड़ी की ही एक उपबोली है मेवाड़ी। ये सब हम अभी इस नक्शे में के हिसाब से देखेंगे, मानचित्र में। तो आप देखिए जो बड़ा इलाका आपको दिखाई दे रहा है पीला वाला, ये देखिए आप, जो रेतीला हमारा भाग है, दरअसल ये बीचों बीच हमारा जो तिरछा जो ये डिवाइडर जो दिख रहा है आपको, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम की ओर का जो भाग है वो पश्चिमी राजस्थान, पूर्व की ओर जो भाग है वो पूर्वी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान की एक ही प्रधान बोली है और वो है मारवाड़ी। और मारवाड़ी का इलाके देखिए आप, श्री गंगानगर से आप शुरू कर दीजिए। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये फिर आपका बीकानेर, फिर आपका नागौर, फिर आपका जोधपुर, फिर सीमा पर जैसलमेर, बाड़मेर, और फिर इधर ये पाली, फिर आपका जालोर गुजरात की सीमा से लगता हुआ, और फिर आपका ये सिरोही का कुछ भाग, सिरोही का जो पश्चिमी भाग है वो, पर्वतीय भाग को छोड़कर, ये सब का सब आपका मारवाड़ी में आता है। हालांकि इसी पश्चिमी भाग में आपके झुंझुनू, चूरू और सीकर, ये 3 जिले और आते हैं, लेकिन इनमें मारवाड़ी की एक उपबोली है शेखावाटी, वो बोली जाती है। तो इसको हम अलग करते हैं अभी। तो आप सिर्फ पीले क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए, और ये है हमारी, इसका नाम है मारवाड़ी। मारवाड़ी को लगभग 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी ने अपने जो कुवलीय माल ग्रंथ लिखा, संस्कृत में है ये ग्रंथ, इसमें इसको मरु भाषा कहा है। और राजस्थानी नाम तो बाद में ग्रियर्सन ने दिया है। राजस्थानी का जिक्र कर्नल टोड ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में किया है, लेकिन एक बोली के रूप में, राजस्थान की भूभाग की एक बोली के रूप में राजस्थानी की चर्चा सबसे पहले राजस्थानी नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही अपने 1912 में दिया था, जब वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया तैयार कर रहे थे। हालांकि 1907-8 से तैयार हो रहा था, लेकिन 1912 में ये ग्रंथ पूर्ण हुआ था और उस समय इसका नाम सामने आया राजस्थानी।
ठीक है। तो मारवाड़ी में ये आपका पूरा पश्चिमी राजस्थान आ जाता है। इसी की एक उपबोली के रूप में शेखावाटी है, जो शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। चूरू, ये बड़ा इलाका चूरू का है, ये झुंझुनू है और ये सीकर है। इसको हम तीनों जिलों को मिलाकर हम शेखावाटी नाम देते हैं। शेखा राजपूत की शाखा थी जो यहाँ राज्य करती थी इस इलाके में, इसीलिए इसका नाम शेखावाटी क्षेत्र पड़ा और इसीलिए इसकी बोली का नाम भी शेखावाटी है। और शेखावाटी का देखिए ये इलाका जो है आपका तीनों जिले, ये है आपका, ये जो है ये इलाका आपका शेखावाटी का है। ठीक है। इसके बाद आप आइए मारवाड़ी की एक उपबोली के रूप में आप देखिए मेवाड़ी है, मेवाड़ी। और ये मेवाड़ का जो इलाका है वो एक बड़ा इलाका है, जैसे मारवाड़ी का इलाका है ऐसे मेवाड़ी, लेकिन है ये इसकी उपबोली। मेवाड़ी उस तरह से प्रमुख नहीं हुई जिस तरह से मारवाड़ी हुई थी। और मारवाड़ी में तो आपको पता होगा कि कितने बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे। उसकी एक विशेष शैली बड़ी लोकप्रिय हुई थी हिंदी साहित्य के आदिकाल में, डिंगल शैली, जिसका आपने नाम सुना होगा। और कितने ही ग्रंथ आपके उसमें लिखे गए थे। आपके मीरा की पदावली भी उसी में है। और बेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वी सिंह राठौड़ जो बीकानेर के थे उन्होंने लिखा। रुक्मणी हरण साया झूला जी ने लिखी। ढोला मारुरा दूहा जो यहाँ की बिल्कुल लौकिक प्रेम कथा है। राजरूपक अचलदास खींचीरी वचनिका जो शिवदास गार्डन ने लिखी थी। धवल पचीसी मूमल जो यहाँ की लोकप्रिय कथा है। राव जैतसिरो छंद बीठा सूजा जी ने लिखा। सगत रासो वचनिका राठौड़ रतन सिंह जीरी जो महेश दासोत ने लिखी। तो इस तरह के ये जो ग्रंथ हैं ये सारे के सारे आपके मारवाड़ी में आते हैं। शेखावाटी में इस तरह का कोई ग्रंथ नहीं मिलते, इसीलिए मारवाड़ी को ही राजस्थान की प्रधान बोली मानते हैं, क्योंकि ये किसी समय भाषा के रूप में भी इसको दर्जा प्राप्त था। राजस्थान की भाषा के रूप में इसी को ही मान्यता प्राप्त थी। और इसमें ये ग्रंथ जो मैंने बताया ये लिखे गए हैं। और ये मुख्यतः डिंगल शैली इसको कहा जाता है। डिंगल शैली के बारे में थोड़ी चर्चा करना जरूरी है यहाँ पर कि डिंगल क्या है। डिंगल देखिए दो रूप प्रचलित हैं राजस्थान में, एक पिंगल और एक डिंगल। तो जो वीरोचित रचनाएं हैं जो खासकर चारणों द्वारा लिखी गई, इसको हम चारण साहित्य भी कह सकते हैं। चारणों द्वारा एक विशेष शैली में जो कुछ लिखा गया वो चारणी साहित्य कहलाया। और वो उसकी जो शैली थी वो डिंगल शैली थी। दरअसल ये साहित्य राजाओं और उनकी सेना को, जो यहाँ के राजपूत राजा थे, उनमें युद्ध के लिए उत्साहवर्धन करने हेतु, उनमें वीरोचित जोश पैदा करने के लिए ये उनके साथ साथ चलते थे। कई चारण तो युद्ध प्रिय थे, युद्ध लड़ते भी थे, अन्यथा ये काम तो करते ही थे कि सेना में और राजपूत राजा में जोश भरते थे। और उस जोश भरने के साथ साथ जो काव्य रचते थे या बोलते थे वो शैली कहलाती थी डिंगल शैली। तो डिंगल शैली के विद्वानों ने कई अर्थ लगाए हैं। तो इससे हम चारणी साहित्य से एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जोर जोर से बोली जाती होगी, तेज कदमों से चलती हुई सेना के साथ ये लोग बोलते होंगे, तो जैसे डग भरते हुए बोलते हैं ना, ऐसे इस तरह से। और डमरू जैसा कोई वाद्य वहाँ बजते भी होंगे साथ साथ, तो उससे भी, डमरू से भी इसका संदर्भ लगाया जाता है। और ये आप मानिए कि राजाओं में जोश कैसे आएगा जब हम उनके कुल की, उनकी परंपरा का वर्णन करेंगे, उनके पूर्वजों द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन करेंगे, उनके शौर्य का वर्णन करेंगे, खुद उस राजा, तत्कालीन राजा के शौर्य का वर्णन करेंगे, साहस का वर्णन करेंगे, बढ़ा चढ़ाकर करना पड़ेगा ये वर्णन, तब कहीं जाके वो माहौल, वो वातावरण पैदा होता है युद्ध का। और वो अपनी जान जोखिम में डाल देते थे। कितने ही राजा जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते थे लड़ते लड़ते, लेकिन पीछे कभी युद्ध से पीछे नहीं हटे। तो चारणी साहित्य का ये बड़ा एक योगदान रहा है कि उनमें देशभक्ति का एक अंश बड़ा अच्छा मिलता है। आज भी याद किया जाता है उस चारणी साहित्य को। देशभक्ति रचनाएं आज भी होती हैं, लेकिन उस तरह से नहीं। कभी चारण पीछे नहीं हटे, खुद भी पीछे नहीं हटे वो, और उन्हें राजा पीछे हटे, न सेना पीछे हटी। तो राजपूतों की वीरता के पीछे कहीं न कहीं ये चारणी साहित्य है और वो डिंगल शैली है। तो डींग मारना जो कहते हैं ना कि बढ़ा चढ़ा अतिरंजित वर्णन करना, उसके आधार पर भी ये डिंगल शैली का नामकरण किया गया है। तो इस तरह कई मत हैं, उस पर हम ज़्यादा गंभीरता में नहीं जाएंगे। तो ये मारवाड़ी आपकी थी। इसके साथ ही शेखावाटी में आपको ऐसा कोई साहित्य नहीं मिलेगा, केवल बोली के रूप में ही है। ये बोलियाँ आपको पता ही है कि कंठ में उत्पन्न होती हैं, वो लोक गीतों में, लोक नाट्य में, लोक संगीत में प्रकट होती हैं। तो शेखावाटी के जो लोक नृत्य हैं उनमें शेखावाटी आपको देखने को मिलेगी। शेखावाटी बोली, आप कभी शेखावाटी जाएंगे तो ज़रूर आपको उससे आपका साक्षात्कार होगा। शेखावाटी में आपके देखिए गींदड़ नृत्य है, वो देखिए आप उसका।
शेखावाटी ख्याल हैं वो सुनिए आप, जब आपको शेखावाटी बोली का एक अच्छा अनुमान हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है मारवाड़ी की एक उपबोली मानते हैं मेवाड़ को। तो मारवाड़ के बाद एक बड़ा जो भूभाग है वो मेवाड़ का है। भाषा के रूप में ये इतना नहीं हो पाया, लेकिन महाराणा कुंभा ने जरूर अपने कुछ ग्रंथों की रचना मेवाड़ी में की है। मेवाड़ का इलाका दरअसल उदयपुर, आप देखिए ये जो नीले रंग से है, बैंगनी रंग से है, देखिए उदयपुर है आपका, राजसमंद है, भीलवाड़ा है और चित्तौड़ है, और प्रतापगढ़, क्योंकि चित्तौड़ का हिस्सा था तो प्रतापगढ़ का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। तो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़ ये आपका मेवाड़ कहलाता है पूरा। और मेवाड़ का इलाका दरअसल राजस्थान के एकीकरण से पहले मध्य प्रदेश तक था। मध्य प्रदेश में यहाँ जो नीमच का इलाका है यहाँ तक था ये। तो ये दरअसल हम इसको यहाँ भी दर्शा सकते हैं मेवाड़ी को, लेकिन अब क्योंकि मध्य प्रदेश में गया इसलिए हमने इसको यहाँ नहीं दिखाया। तो अगर राजस्थान की बात करें हम तो फिर देखिए उदयपुर, ये राजसमंद, ये भीलवाड़ा, ये चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का भी कुछ हिस्सा, यानी खासकर उत्तरी हिस्सा जो है ये मेवाड़ में शामिल है। इसको हम मेवाड़ बोलते हैं। मेदपाट से इसका नाम पड़ा है, मेदपाट से ही मेवाड़ नाम पड़ा है। मेद कोई जाति रही होगी, हालांकि यहाँ गुहिल वंशी राज करते थे और उसके बाद सिसोदिया, गुहिलोत थे और फिर सिसोदिया थे। मेदपाट पहले कभी किसी समय में, क्योंकि पर्वतीय इलाका है ये, तो कोई जाति रही होगी जिसके आधार पर इस इलाके का नाम मेवाड़ पड़ा। चित्तौड़ पहले इसका केंद्र हुआ करता था, बाद में इन्होंने उदयपुर को अपना केंद्र बनाया और इसमें ये इलाका शामिल था। नीमच तक का इलाका, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर आदि ये सब मेवाड़ में शामिल थे पहले। तो ये हमारी मेवाड़ी है। महाराणा कुंभा इसके प्रमुख शासक रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि राणा सांगा और राणा प्रताप, इन्होंने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ खूब संघर्ष किया था, तो उसमें इनका बड़ा नाम आता है। लेकिन साहित्य प्रेमी तो महाराणा कुंभा ही थे और उनकी रचनाओं में ही मेवाड़ी के दर्शन होते हैं। वैसे मेवाड़ी के लोक नृत्य, लोकगीत बड़े प्रसिद्ध हैं, वो आप देखिए, भीलों का नृत्य भी इसमें शामिल हो जाते हैं कई बार। अच्छा, क्योंकि भील भी इस क्षेत्र में बहुत निवास करते हैं, ज़्यादातर संख्या इनमें भीलों की ही है। इसके बाद देखिए आप, अब देखिए आप पूर्वी राजस्थान में आइए आप। पूर्वी राजस्थान में ये इलाका देखिए आप, ये जयपुर, ये आपका जयपुर, ये आपका टोंक, ये आपका अजमेर और ये आपका सवाई माधोपुर और ये आपका दौसा और कुछ हिस्सा आपका करौली का भी इसमें शामिल है। तो करौली का जो दक्षिण हिस्सा है, दक्षिण पश्चिम हिस्सा है, ये सवाई माधोपुर, फिर टोंक, अजमेर और जयपुर और ये फिर दौसा। तो ये जो इलाका आपको दिख रहा है ये दरअसल मध्य पूर्वी राजस्थानी है, पूर्व में है और मध्य पूर्वी राजस्थान इसको कहा जॉर्ज गिरियर्सन ने, और इसका नाम उन्होंने दिया ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी दरअसल किस शब्द से बना है? ये शब्द से बना है ढूंढ। दो शब्द वहाँ प्रचलित हैं, एक तो ढंड नदी है वहाँ पर और एक ढूंढ वहाँ लोक बोली में है। ढूंढ का मतलब होता है माउंट, अंग्रेजी में इसको माउंट बोलते हैं। टीले, रेत के टीले होते हैं ऊंचे ऊंचे, उनको ढूंढ बोलते हैं। हालांकि जब आप पश्चिमी राजस्थान जाएंगे तो वहाँ धोरे बोलते हैं इन्हीं टीलों को, रेत के धोरे, रेत के टीले, लेकिन यहाँ ढूंढ बोलते हैं। तो उसके आधार पर इसका नाम ढूंढाड़ी पड़ा, या ढंड नदी के आधार पर इसका नाम पड़ा होगा। धुंधु नाम का कोई राजा भी यहाँ है पौराणिक, अगर हम इतिहास की बात करें तो। खैर उससे इतना वो नहीं कि ढूंढ या ढंड नाम से इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ा, और यहाँ की बोली को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ी कहा जाता है। एक बार फिर देखिए कौन कौन से इलाके हैं इसमें। अजमेर का, दरअसल अजमेर का जो पश्चिमी हिस्सा है वो तो मारवाड़ी में शामिल हो जाता है, लेकिन जो पूर्वी हिस्सा है वो पूरा आपका ढूंढाड़ी में ही है। जयपुर पूरा, दौसा पूरा और टोंक पूरा, और फिर आपका सवाई माधोपुर भी पूरा ही है इसमें, और करौली का दक्षिण पश्चिम हिस्सा भी ढूंढाड़ी में शामिल है। ढूंढाड़ी में आपको दादूपंथी के जो वाणी है दादू दयाल की, वो आपको ढूंढाड़ी में देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ कोई साहित्य वैसा आपका बोलियों में साहित्य वैसे कम ही मिलता है, क्योंकि बोलियाँ लोक में ही प्रचलित रहती हैं। वहाँ उसकी रीति रिवाज में, परंपराओं में, वहाँ के संगीत में, वहाँ के नृत्य में, वहाँ के गीतों में ही ये बोलियाँ दरअसल ज़्यादा पाई जाती हैं, मतलब उनके दर्शन वहीं होते हैं। फिर इसके बाद देखिए उत्तरी पूर्वी राजस्थान जो नीला भाग है, ये देखिए आप, ये नीला भाग जो है, नीला भाग देखिए आप मेवाती का, ये देखिए आप मेवाती के दो बड़े क्षेत्र हैं, एक अलवर का और एक भरतपुर का। कुछ हिस्सा करौली का जो उत्तरी भाग है, ये भी आपका मेवाती में शामिल माना जाता है।
तो करौली दरअसल दो हिस्सों में बटा। करौली में ब्रज का भी थोड़ा बहुत प्रभाव है, वो शायद धौलपुर और उधर से होता हुआ आता होगा, लेकिन करौली में मुख्यतः ढूंढाड़ी और फिर मेवाती ये बोली जाती हैं। तो अलवर, भरतपुर और करौली का कुछ भाग, धौलपुर का भी कुछ भाग दरअसल इसमें मेवाती में शामिल किया जा सकता है, जो भरतपुर से जुड़ा हुआ है। तो मेवाती का नाम देखिए कैसे पड़ा। अलवर भरतपुर के इलाके में मेव बहुल जाति निवास कर मेव बहुल क्षेत्र है ये, यानी कि मेव जाति यहाँ निवास करती है। हालांकि और भी जातियाँ खूब मतलब काफ़ी संख्या में हैं, लेकिन क्योंकि मेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ ये इलाका, तो मेवात कहलाया। ये जहाँ मेव रहते हैं वो क्या कहलाया, मेवात कहलाया। और मेवात में केवल राजस्थान का भाग नहीं है, यहाँ दरअसल ये जो नूह इलाका है, हरियाणा का जो नूह वाला इलाका है, मेवात जिलाई जिसको बोलते हैं, ये इलाका भी आपका मेवात में ही शामिल है। फरीदाबाद के पहले पार्ट थे, पलवल वगैरह जो अब अलग ज़िले बन गए, ये सब इसमें मेवात में शामिल हो जाते हैं। तो हरियाणा का भाग, फिर अलवर और फिर भरतपुर का भाग मिलके, करौली का कुछ भाग मिलके ये पूरा मेवात बनता है। यहाँ की बोली को हम क्या बोलते हैं, मेवाती बोलते हैं। तो मेवाती में भी आप देखिए लोकगीत बड़े प्रचलित हैं। यहाँ के लोकगीत आप सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मेवाती में आपको पता होगा जहूर खां का भपंग वादन आप देखिए, वो जब गाते हैं टर ही टर हो रही है, जिधर देखो टर ही टर, वो एक गाना उन्होंने बड़ा अच्छा भपंग के साथ गाया था, तो वो सब मेवाती में है। तो लोक बोली में जब यहाँ के लोकगीत जो है बड़े प्रचलित हैं मेवाती में दरअसल। और मेवाती की एक उप बोली है अहिरवाटी, जो मुंडावर, अलवर के जो मुंडावर जिला है, बहरोड जिला है, कोटपुतली जिला है, पूरा कोटपुतली तो नहीं, थोड़ा कोटपुतली का जो हरियाणा से जो लगता हुआ हिस्सा है वो, और बहरोड से लगता हुआ हिस्सा है वो इलाका। तो बहरोड, मुंडावर और कोटपुतली का कुछ हिस्सा, ये सब एक अलग उपबोली है अहिरवाटी। वो दरअसल मेवाती से मिलती भी नहीं है, वो हरियाणवी से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हरियाणा बिल्कुल सीमा पर है, तो हरियाणा के प्रभाव से वहाँ एक अलग बोली विकसित है और उसका नाम है अहिरवाटी। और अहिरवाटी को हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि मेवाती से इसका उस तरह संबंध नहीं है, इसका संबंध हरियाणवी से है। तो ये इलाका आपका जो बहरोड वाला इलाका है, और हरियाणा के नारनौल और महेंद्रगढ़ जिले, मतलब महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल इलाका, बहरोड, कोटपुतली का इलाका और मुंडावर पूरा, ये सारे आपके अहिरवाटी में आते हैं। अहिरवाटी में आप देखेंगे कि अली बख्श के ख्याल बड़े प्रचलित हैं। आप कभी जब सुनेंगे तो आपको अहिरवाटी के दर्शन होंगे उसमें। अहिरवाटी में स्वांग बड़े खेले जाते हैं, जो लोक नाट्य का एक रूप है, जिसको सांग बोलते हैं वहाँ की भाषा में, हरियाणा में तो, लेकिन स्वांग है वो, और वो बड़े चाव से देखे जाते रहे, अब तो नहीं। और हरियाणा की रागनी भी अहिरवाटी में बड़े चाव से सुनी जाती हैं, बोली भी जाती हैं, गाई भी जाती हैं। तो ये आपका अहिरवाटी इलाका हो गया। मेवाती से ही ये एक तरह से मेवाती की बोली मानो, लेकिन मेवाती इसका सीधा संबंध नहीं है, इसका सीधा संबंध हरियाणवी से है। मेवाती का अगर कोई संबंध पड़ता है तो खड़ी बोली से और ब्रज से पड़ता है, क्योंकि इसका इलाका ब्रज से मिलता है। भरतपुर का जो आप देखेंगे पूर्वी हिस्सा है, वो मथुरा आगरा वाला के साथ जो पड़ता है वो ब्रज का क्षेत्र है। तो भरतपुर में आपको ब्रज के भी दर्शन होंगे। तो भरतपुर भी दो भागों में एक तरह से बटा हुआ है, एक मेवात का पूरा इलाका है और एक ब्रज क्षेत्र से मिला हुआ है। अलवर का कठुमर इलाका भी ब्रज से प्रभावित है। तो मेवाती पर ब्रज का बड़ा प्रभाव है, कहने का मतलब ये है। तो मेवाती पर ब्रज का प्रभाव है, खड़ी बोली का भी प्रभाव है, क्योंकि ये गुड़गांव दिल्ली के पास पड़ता है, इसलिए यहाँ पर। और अहिरवाटी पर हरियाणवी का और खड़ी बोली का प्रभाव है। तो इस तरह से ये आपस में प्रभाव भी आप देखते जाइए। फिर आप देखिए, अच्छा, धौलपुर और करौली का जो डांग क्षेत्र है, ये इलाका आपका बुंदेली से पड़ता है, इसलिए इसको हम पूरे को हम बुंदेली, क्योंकि राजस्थान की बोली नहीं है इसलिए हम इसको अलग से रखते हैं। फिर इसके बाद आ जाइए दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जो आपका इलाका है, ये जो हरे रंग से आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए आप देखिए, बूंदी, कोटा और बारां, 3 जिले जो हैं हमारे, ये किससे हैं, हाड़ौती, हाड़ा राजपूतों के कारण यहाँ पर ये जो क्षेत्र है हाड़ा राजपूतों का था, इसलिए इसको हमने क्या कहा, हाड़ौती कहा, और यहाँ की बोली को भी हमने हाड़ौती ही कहा। तो इसमें 3 जिले आते हैं, बूंदी, कोटा और बारां, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाड़ौती। और ये आपका, लेकिन दक्षिणी राजस्थानी में आप देखिए, दक्षिणी राजस्थानी में 2 हिस्से बनेंगे। एक तो झालावाड़ वाला हिस्सा बनेगा, जो हमने लाल रंग से दिखाया है, ये देखिए आप, झालावाड़ में ये चित्तौड़ का जो नीचे का हिस्सा है ये भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेवाड़ का इलाका था यहाँ तक, लेकिन चित्तौड़ का जो हिस्सा है ये मालवा के पठार से दरअसल जुड़ा हुआ है। मालवा का जो क्षेत्र था ये देखिए आप, ये मालवा का क्षेत्र है, ये इस रंग में पूरे में जो दिखाया जा रहा है ये मालवा का क्षेत्र है।
तो मालवा के क्षेत्र में झालावाड़ का जो दक्षिण हिस्सा है वो पड़ता है पूरा। और मालवा क्षेत्र में होने के कारण यहाँ की बोली को क्या कहा गया? मालवी कहा गया। इसको हमने क्या कहा? मालवी। मालवगण यहाँ राज करते थे और मालवा का एक पठार भी था। इसी का एक भाग जो है चित्तौड़ में है, बिजोलिया का पठार बोलते हैं जिसको, और वहाँ भी एक क्षेत्र है ऊपर माल। देखिए माल शब्द मालवा में भी है और ऊपर माल में भी है। इसका मतलब ये बहुत ही उपजाऊ है ये मालवा का जो क्षेत्र है, इसलिए मालवा पर सत्ता रखने के लिए बड़े संघर्ष भी हुए हैं। और इसकी राजधानी आप देखिए मांडू भी थी और धार भी थी, और बड़े अच्छे राजा, साहित्य प्रेमी राजा भी यहाँ हुए हैं। और मुगल काल में भी मालवा एक अच्छा प्रांत था जिस पर एक योग्य शासक को नियुक्त किया जाता था, सूबेदार को। तो इस तरह से ये देखिए मालवी, झालावाड़ में मालवी। लेकिन दक्षिण राजस्थान का जो डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाका है, मोतीलाल मेहनारिया ने इसको एक अलग नाम दिया, और वो क्या नाम दिया? बागड़। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बागड़ प्रदेश बोलते हैं। बागड़ प्रदेश है ये बागड़ प्रदेश है दरअसल। और बागड़ में 2 ही जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नीचे बांसवाड़ा है, ये ऊपर डूंगरपुर है। और प्रतापगढ़ का भी कुछ इलाका जो इनसे जुड़ा हुआ है, वो जो आदिवासी इलाका है प्रतापगढ़ का, ऊपर का इलाका तो मेवाड़ में है, लेकिन ये नीचे वाला हिस्सा ये बागड़ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ की बोली को हम क्या बोलते हैं? बागड़ी बोलते हैं। तो ये दरअसल मेवाड़ी की एक उपबोली कह सकते हैं बागड़ी को, लेकिन मेहनारिया ने इसका अलग नाम दिया। तो ये बागड़ प्रदेश है। देखिए बागड़ प्रदेश, इसको वागड़ भी बोलते हैं, व्याघ्रवाट। पहले इसका नाम क्या था? अगर संस्कृत से इसका उद्गम ढूंढने तो व्याघ्रवाट है, फिर वारगट पड़ा और फिर बागड़ इसका नाम हो गया। तो वागड़ भी कहते हैं इसको, और वह को वह बोलने की परंपरा है तो बागड़ भी कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? वागड़ी या बागड़ी। कई बार झुंझुनू और जो शेखावटी का इलाका है उस भूमि को बांगड़ भूमि कहा जाता है, तो वहाँ की बोली को बांगड़ी ऐसे नाम बोलते हैं। तो बांगड़ी और बागड़ी में कई बार कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। कुछ किताबों में आपने देखा होगा कि बागड़ी को कई बार शेखावटी के इलाके में बता दिया जाता है कि वो बिल्कुल गलत है, वो दरअसल बांगर भूमि है। और बांगर भूमि देखिए 2 तरह की भूमि हम मानते हैं मैदानी इलाकों में, एक खादर और एक बांगर। खादर वो होती है जब जो वर्तमान में नदियों द्वारा लाई गई भूमि द्वारा निर्मित होती है, और बांगर वो है जो पहले कभी नदियाँ थी उनकी भूमि, पुरानी भूमि जिसको बोलते हैं। तो झुंझुनू वाला जो इलाका है शेखावटी का, वो बांगर भूमि है। तो बांगर से बांगरू, बांगरी नाम आप दे सकते हो, लेकिन बागड़ी नाम तो केवल बागड़ का ही है, और वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो कभी इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ये हमारी बागड़ी थी। इस तरह से आप देखिए ये हमारी बोलियाँ चली। अच्छा, आप एक बार क्विक रिव्यू करते हैं सबसे हम दोबारा से, लास्ट में ख़त्म करने से पहले। देखिए मारवाड़ी में देखिए आप फटाफट आपका गंगानगर। अच्छा, गंगानगर का ऊपरी हिस्सा हमने छोड़ दिया था क्योंकि पंजाब से मिलता है और यहाँ पर पंजाबी भाषा बोली जाती है। जो सीमा वाले हैं ना सब, जैसे शेखावटी पर आपको हरियाणा का प्रभाव दिखाई देगा, हाईवाटी पर आपको हरियाणा का प्रभाव दिखाई देगा, मेवाती पर आपको ब्रज का प्रभाव दिखाई देगा और खड़ी बोली का दिखाई देगा, आपको धौलपुर में बुंदेली का प्रभाव दिखाई देगा, आपको हाड़ौती पर जो मध्य प्रदेश में जो ये इधर की बोली है इसका प्रभाव दिखाई देगा, मालवी झालावाड़ में है ही अपने यहाँ पर। इसी तरह बागड़ी, मेवाड़ी और मारवाड़ी पर गुजराती का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि 16वीं शताब्दी तक तो मारवाड़ी और गुजराती एक ही थी ये भाषा। उसके बाद ही अलग हुई है राजस्थानी। तो ये सब राजस्थान पर गुजरात का प्रभाव भी है, हरियाणा का प्रभाव भी है और मध्य प्रदेश का प्रभाव भी है। और ब्रज जहाँ क्षेत्र है वहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रभाव है। भरतपुर और धौलपुर के आसपास के इलाकों में आपका देखिए ब्रज बोला जाता है, तो वो इलाके आपके ब्रज से प्रभावित हैं। तो एक क्विक रिव्यू हम करते हैं। देखिए आप मारवाड़ी में देखिए आप गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली। दरअसल जोधपुर और पाली ही वास्तविक मारवाड़ है, इसके नाम पर ही इसका नाम मारवाड़ पड़ा है, और मरु प्रदेश तो इसको कहते ही हैं। फिर उसके बाद देखिए सिरोही का ये भाग मैदानी वाला, फिर आप देखिए जालोर, और फिर ये आपका बाड़मेर, जैसलमेर, ये इलाका पूरा पूरा मारवाड़ी का है। इसमें गोड़वाड़ी और पड़ता है। लूनी जो प्रदेश है हमारा बाड़मेर और इसमें, वो दरअसल गोड़वाड़ कहलाता है, और उसके नाम पर गोड़वाड़ी भी एक बोली इसकी थी, लेकिन अब उसके बोलने वाले बहुत कम रह गए हैं, इसलिए वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा। ऐसे बीकानेर में आपको देखिए बीकानेरी शब्द प्रचलित चला, थली एक वहाँ नाम आता है। ऐसे नागौर वाले नागौरी अपने आप को बोलते हैं, अजमेर वाले अजमेरी अपने आप को बोलते हैं। तो इस तरह ये नाम जो है मारवाड़ी के, क्योंकि अजमेर का जो पश्चिम भाग है ना वो मारवाड़ में शामिल है, तो अजमेर वाले अजमेरी, नागौर वाले नागौरी, तो ये उपनाम है, लेकिन इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इतना, तो केवल मारवाड़ी नाम से ये प्रचलित है। उसके बाद आप देखिए शेखावाटी 3 जिले हैं, चूरू बड़ा वाला, फिर झुंझुनू और फिर सीकर। अच्छा, तोड़ावाटी क्षेत्र भी यहीं पड़ता है। दरअसल जयपुर का जो उत्तरी भाग है, सीकर का पूर्वी भाग है और झुंझुनू का दक्षिण भाग है। ये इलाका जो है आपका
ये तोरावाटी भी कहलाता है। तो कई बार यहाँ तोरावाटी आपको नाम देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी सिग्निफिकेंट नहीं रहा। फिर मैं बता दूं आपको, झुंझुनू का दक्षिण, सीकर का पूर्व और जयपुर का उत्तर। तो ये जो इलाका मैं बता रहा हूँ ये आपका तोरावाटी कहलाता है। तो शेखावाटी में एक तोरावाटी भी एक उपबोली निकलती है। फिर आप देखिए ढूंढाड़ी, पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी है, पूर्वी राजस्थान में मेवाती है। ढूंढाड़ी में देखिए आप जयपुर, आपका अजमेर का पूर्वी भाग पूरा, टोंक, आपका सवाई माधोपुर, दौसा और करौली का कुछ भाग, ये इलाका आपका ढूंढाड़ी का है। फिर देखिए आप उत्तरी पूर्वी मेवाती में अलवर और भरतपुर है पूरा, और हरियाणा का भाग। तो हरियाणा को तो अब हम यहाँ नहीं संदर्भ देंगे, लेकिन हरियाणा भी इसमें मेवात में शामिल आ जाता है। फिर इसके बाद अच्छा करौली का भी कुछ भाग मेवाती में आता है। फिर इसके बाद देखिए हाड़ौती है, बूंदी, कोटा और बारां, तीनों जिले जो है ये हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है, ये हाड़ौती हो गया। फिर इसके बाद झालावाड़ में मालवी बोली जाती है। चित्तौड़ का भी जो नीचे का हिस्सा है पठार का, मालवा पठार से जुड़ा हुआ, वो वहाँ मालवी बोली जाती है। मालवी वैसे मध्य प्रदेश की बोली है, लेकिन क्योंकि झालावाड़ इसमें शामिल है तो हम इसको राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की एक बोली मानते हैं। फिर आप देखिए मेवाड़ी एक बड़ा क्षेत्र है। मेवाड़ का जो क्षेत्र है आपका उदयपुर, आप राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और मेवाड़ी की एक और उपबोली है जो नीमच के क्षेत्र में बोली जाती है। दरअसल ये मालवा पठार का निचला, मालवा का निम्न भूमि भाग है। ये जो मैंने कर रखा है आप देखिए, ये जो निम्न भाग है इसको यहाँ एक अलग तरह की बोली है नीमाड़ी। तो मालवी मेवाड़ी की एक उपबोली है नीमाड़ी, यहाँ ये नीमाड़ी भी है, लेकिन वो क्षेत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश में चला गया, नीमच वाला। पहले ये मेवाड़ का हिस्सा था, इसलिए नीमाड़ी को भी कई बार राजस्थान की बोली मानने लग जाते हैं। एक और बोली है रांगड़ी, वो कहते हैं कि मारवाड़ और मालवी के संयोग से बनी। कुछ राजपूत इधर आए या इधर से लोग उधर गए, कहा जाता है कि मारवाड़ से जो लोग इधर आए राजपूत, वो यहाँ बसे, वो रांगड़ी बोलने लगे। तो रांगड़ी भी एक मारवाड़ी और मालवी का मिला जुला रूप है। अब उसका क्षेत्र क्या बताएं, ये वो है नहीं, क्योंकि राजस्थान में तो पड़ता नहीं, वो मालवा में पड़ता है। लेकिन रांगड़ी क्योंकि मारवाड़ के राजपूतों से जुड़ी हुई है, इसलिए रांगड़ी का नाम भी आता है। तो रांगड़ी और नीमाड़ी ये, इसी तरह भीली भी नाम है। भीली मध्य प्रदेश में भी है, भील राजस्थान में भी है। तो भीली, जहाँ जहाँ भील है वहाँ भीली बोली जाती है। खानदेशी भी ऐसे एक उपबोली का नाम आता है, लेकिन अब उनका राजस्थान से अभी इतना खास संबंध नहीं है। फिर देखिए आप बागड़ी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का बागड़ी है। और ये इस तरह से हमारा पूरे बोली का इलाका है। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि राजस्थानी, अच्छा देखिए हाड़ौती में एक बड़े कवि हुए हैं सूर्यमल मिश्रण, जिनका वंश भास्कर, छंदमयूख, और सबसे प्रसिद्ध जो उनकी रचना है वीर सतसई, जो वहाँ के राजाओं के आश्रय में जो उन्होंने लिखा वीर सतसई, वीरोचित परंपराओं का जो उन्होंने बखान किया है वो अविस्मरणीय है इस मतलब इस युग में। आप देखिए अंग्रेज़ों का समय था, उस समय 1857 का संग्राम लड़ा जा रहा था और उसमें हमारी हार हो गई थी। उसके बाद उन्होंने, उस समय ही शायद ये इन्होंने वीर सतसई लिखी थी। तो किस तरह से वीरोचित परंपराओं को उन्होंने बखान किया है, बेहद लोकप्रिय उनकी रचना है। वीर रस के कवि माने जाते हैं सूर्यमल मिश्रण हाड़ौती के। तो हाड़ौती में भी एक तरह से, हालांकि वो मारवाड़ी और डिंगल उसका माना जाता है, लेकिन क्योंकि उसमें हाड़ौती क्षेत्र था तो हाड़ौती बोली उसमें आई है। तो हाड़ौती बोली का अगर हम कोई ग्रंथ कहें तो हम वीर सतसई और वंश भास्कर को ले सकते हैं। वैसे उनका एक तीसरा ग्रंथ और है छंदमयूख। खैराड़ी एक और उपबोली है। खैराड़ी दरअसल भीलवाड़ा और टोंक के मध्य का क्षेत्र है। बूंदी और शाहपुर जो है ना वो, और जहाजपुर, वहाँ पर दरअसल खैराड़ी एक और बोली का नाम आता है। तो ये इस तरह से कई बोलियाँ इसमें उपबोलियाँ शामिल हैं, लेकिन मुख्य बोलियाँ जो मैंने बताई ये 8 हैं और 8 की कुछ उपबोलियाँ हैं। अब आती है कि बात राजस्थानी की। राजस्थानी 16वीं शताब्दी तक तो राजस्थानी और गुजराती में कोई अंतर था ही नहीं। राजस्थानी का नामकरण दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1912 में अपनी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। कर्नल टोर ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसका कई कहीं रेफरेंस दिया है। राजस्थान का नाम उन्होंने राजस्थान दिया, राजस्थान की बोली में उसको राजस्थानी बोलेंगे। तो इस तरह से ये चीज़, अच्छा मरु भाषा दिया कुवलीय माला में उद्योतन सूरी ने, ये 8वीं शताब्दी की बात है। तो अगर राजस्थानी का हम पुराना संदर्भ देखें तो कुवलीय माला ही पड़ता है, जो 8वीं शताब्दी में मरु भाषा कह रहे हैं, क्योंकि उस समय 18 देसी भाषाओं का उन्होंने उल्लेख किया था और उनमें से मरु भाषा एक थी, वो इसी क्षेत्र की भाषा को कहा गया है। और इसके अतिरिक्त आप देखिए वर्गीकरण करने वालों में हमारे जो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, एलपी टेसिटी ने 2 तरह से वर्गीकरण किया, एक तो पश्चिमी राजस्थानी, एक पूर्वी राजस्थानी। मोतीलाल मेनारिया ने बागड़ी को जोड़ा था। नरोत्तम स्वामी ने 4 रूप से किया था, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिण राजस्थानी मालवी। इसमें मोतीलाल मेनारिया ने बागड़ी और जोड़ा। तो इस तरह से ये वर्गीकरण है, लेकिन ग्रियर्सन का वर्गीकरण आज तक चला आ रहा है और वो आपको बता दिया कि पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी उसकी बोलियाँ,
उत्तरी पूर्वी राजस्थानी मेवाती व उसकी उपबोलियाँ, मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी व उसकी उपबोलियाँ, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी मालवी व अन्य, और दक्षिण राजस्थानी में निमाड़ी उन्होंने लिया था। दरअसल बागड़ी को इन्होंने छोड़ दिया था। बागड़ी का जिक्र तो मोतीलाल मेनारिया ने ही किया। और मैंने डिंगल शैली के बारे में आपको बता ही दिया। डिंगल से मिलती जुलती शैली पिंगल थी। डिंगल के अतिरिक्त जो श्रृंगार आदि जो अन्य रचनाएं थी राजस्थान के पूर्वी भाग में, वो सब शैली को नाम डिंगल की तर्ज पर पिंगल दिया या पिंगल की तर्ज पर डिंगल दिया, कुछ कह नहीं सकते। ऐसा लगता है कि डिंगल की तर्ज पर पिंगल नाम दिया गया होगा। कोमलकांत पदावली के वो ब्रज से प्रभावित जो थी उसको हमने पिंगल नाम दिया। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जो है, जो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति को प्रोत्साहन देती है, वो एकेडमी बीकानेर में है और वो एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करती है, जागती ज्योत मासिक पत्रिका है। और राजस्थानी का एक शब्दकोश भी तैयार किया है सीताराम लालस ने। 10 खंडों में यह विस्तृत कोश है। तो राजस्थानी को मान्यता देने के लिए, राजस्थानी का व्याकरण तैयार करने के लिए, व्याकरण भी तैयार किया है किसी ने, उनका नाम मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। तो एक तरह से राजस्थानी को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। साहित्य अकेडमी दिल्ली द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है राजस्थानी को। उसमें हर साल राजस्थानी भाषा में लिखित रचनाओं को पुरस्कृत किया जाता है। तो ये हमारा अच्छा, एक और बात आती है कि राजस्थानी का उद्भव कब हुआ। लगभग हमारी जितनी भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका उद्भव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो राजस्थानी का उद्भव भी उसी समय मानना चाहिए। और शोरसेनी अपभ्रंश का एक शाखा थी ये गुजरात और राजस्थान का, जिसको गुर्जरी अपभ्रंश भी बोलते हैं या नागर अपभ्रंश बोलते हैं। तो उससे इसका उद्भव माना जाता है। और पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर वाला इलाका, बाड़मेर वाला इलाका, ये सिंध के आसपास पड़ता है। और सिंध जो है व्राचड़ अपभ्रंश से बनी है भाषा, सिंधी जिसको हम बोलते हैं। तो मारवाड़ी पर तो इसका भी प्रभाव, यानी कि राजस्थानी पर हम कहें तो व्राचड़ अपभ्रंश का भी है, नागर अपभ्रंश है और गुर्जरी अपभ्रंश है। तो ये इसका उद्भव है। सॉरी। तो इस तरह से हमारा ये राजस्थान की बोलियों का एक ये व्याख्यान था। मुझे आशा है आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। धन्यवाद।